हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं मनोज हाजिर हूँ आपकी सेवा में आज का टॉपिक लेकर। और आज के टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने जो इसके पहले वीडियो में जो आपको पढ़ा दिया है वो आपको पहले मैं समझाऊंगा। वो इसलिए समझाऊंगा क्योंकि आप गलती ना कर दें। कई बार छात्र क्या होता है, उनको याद सारा का सारा होता है लेकिन करते क्या है, वो इधर का उधर उधर का उधर कराते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये पिछले बार कई बार पूछा गया है। आज का जो क्वेश्चन है क्या है, परावर्ती दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, तो मैं आपको बताऊं जो ये बस 2021 का जो एग्जाम होगा, 2021 का जो एग्जाम होगा, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा, ऐसे मान लो आपको मैंने आज ही तीसरा टेलीस्कोप पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, मतलब तीसरा मैं आपको ये यंत्र पढ़ाने जा रहा हूँ। सरल सूक्ष्मदर्शी, अगला था खगोलीय दूरदर्शी, और ये है आज परावर्तक दूरदर्शी। ओके, तो मैं आपको बताऊं, ये तीनों यंत्रों में से आपको मतलब कि हो सकता है कि मिले। वैसे मुझे लगता है कि एक मिलेगा जरूर तीन में से। ओके, अब ये कौन सा मिलेगा, खैर पेपर तो मैं सेट नहीं करता, लेकिन मेरा जो अपना गैस है वो यही कहता है कि इनमें से एक आपको मिल जाएगा और अच्छे मार्क में ये पूछा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी, परावर्तित दूरदर्शी की, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, हमने प्रकाशिक यंत्रों में सबसे पहले पढ़ा था सूक्ष्मदर्शी। और इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, अगर वो पूछ ले तो आप घबराना मत। इसको हम ये कह सकते हैं अपवर्तक, अपवर्तक सूक्ष्मदर्शी। अब दूसरा, इसको खगोलीय दूरदर्शी को भी हम कह सकते हैं अपवर्तक, अपवर्तक दूरदर्शी। ओके, और ये तो परावर्तक दूरदर्शी है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर, आपने पहले तो ये नहीं बताया था। देखिए क्यों ऐसा है, क्योंकि इनके बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें केवल एक ही लेंस पढ़ा था, वो उत्तल लेंस, छोटे द्वारक का और बड़े द्वारक का, मतलब था उत्तली लेंस, 2 बार यूज किया गया था उसका। तो यहाँ पर क्या है, उत्तल लेंस से हम समझते हैं कि उत्तल लेंस में क्या होता है कि अपवर्तन होता है। लेंस क्या करता है, अपवर्तन। कौन, मतलब प्रकाश की किरण एक ओर से, मतलब लेंस में जब प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये लेंस जो होते हैं वो अपवर्तक के अपवर्तन की घटना पे आधारित होते हैं, रिफ्लेक्शन की घटना पे, रिफ्रैक्शन की घटना पे आधारित होते हैं। तो अपवर्तन की घटना पे आधारित होते हैं, इसलिए इसको हम अपवर्तक सूक्ष्मदर्शी भी कह सकते हैं। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, अपवर्तक दूरदर्शी भी कह सकते हैं। अपवर्तक दूरदर्शी मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसमें भी कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस। ओके, चाहे उत्तल लेंस ले लो और चाहे अवतल लेंस ले लो। ओके, लेंस हमेशा क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करता है, आने वाली प्रकाश की किरण को इस तरीके से, मतलब प्रकाश की किरण के मार्ग को बदलता है। तो ये दोनों अपवर्तन की घटना पे आधारित है, इसलिए इनको कहा गया क्या, संयुग्म अथवा अपवर्तक सूक्ष्मदर्शी। और इसको कहा गया, क्या कहा गया, इसको कहा गया खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्तक दूरदर्शी। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है परावर्तित दूरदर्शी। इसमें इसको परावर्तित दूरदर्शी भी कह सकते हैं और इसको परावर्ती अपवर्ती दूरदर्शी भी कह सकते हैं। परावर्ती और अपवर्ती दूरदर्शी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें परावर्तन अपवर्तन दोनों की घटनाएं लागू होती हैं, लेकिन इनमें केवल क्या था, अपवर्तन ही था। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी को हमने आगे अपवर्तक सूक्ष्मदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी क्यों कहा। अगर समझ में नहीं आया तो लास्ट टाइम एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें उत्तल लेंस का यूज होता है और लेंस हमेशा प्रकाश का अपवर्तन करता है, तो इसलिए हम इसको अपवर्तक सूक्ष्मदर्शी भी कह सकते हैं, इसको अपवर्तक दूरदर्शी भी कह सकते हैं। अब आज हमारी जो चर्चा होने वाली है वो है परावर्तित दूरदर्शी पर। देखिए क्या होता है परावर्तित दूरदर्शी। ओके, 1 सेकेंड में जरा इसको रफ कर दूं और बात चलेगी हमारी अब किस पे, परावर्तित दूरदर्शी पर। देखिए परावर्तित दूरदर्शी होता क्या है, ये भी हमें दूर की वस्तु को देखने के लिए, क्योंकि दूरदर्शी है तो दूरदर्शी का ही मतलब हो गया, शब्दों से ही छिप रहा है दूरदर्शी, यानी कि दूर का देखने के लिए इसका यूज किया जाता है वो दूरदर्शी हो गया, है ना। अब कैसे करके ये काम करता है, देखिए ये इसकी खासियत होती है कि परावर्तित दूरदर्शी जो होता है ये
चमकीला प्रतिबिंब बनाता है। दूर स्थित वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? चमकीला प्रतिबिंब बनाता है। ओके, और अब इसको हम इसकी जो रचना होती है उसके बारे में थोड़ा सा चित्र को समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें दो मिरर लगे होते हैं, एक होता है ये वाला मिरर। अब इसको देख के आपने पढ़ा है, आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा मिरर है। अगर मैं इसको बाहर से कलई यानी कि पॉलिश कर दूं तो ये कौन सा मिरर बन जाता है? बोलिए भाई लोगों, आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा मिरर है। ये जो मिरर है ये है अवतल दर्पण। जो दर्पण है वो कौन सा है? अवतल दर्पण। और इसको हम लोग कह देंगे यहाँ पर M1 मिरर पहला। ओके, इसके एक मुख अक्ष होता है ना, ऐसे मुख अक्ष के बारे में मैंने बताया, आपको समझ जाना चाहिए। मध्य बिंदु इसके फोकस से, इसके प्रकाशिक केंद्र से, इसे कहेंगे मतलब ध्रुव से, ओके, पोल से होकर जो रेखा जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे बहुत दूर एक कोई वस्तु रखी है, इसको मैंने मान लिया कहाँ रखी है? अनंत पर। अनंत पर यानी कि बहुत दूर, ओके, फोकस से बाहर। तो वहां से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, आने के बाद इस दर्पण पे टकराएंगी आने के बाद। ओके, इस तरीके से मान लो सपोज दैट थोड़ा सा तिरछी करके ऐसे इस तरीके से ये प्रकाश की किरणें आती हैं। तो अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिलती हैं? अगर वस्तु अनंत पर रखी हो, आप थोड़ा सा परावर्तन में चले जाइए, सॉरी अपवर्तन गलत बोल रहा हूँ, आप परावर्तन में चले जाइए। तो परावर्तन में मैंने आपको चित्र बना के दिखाए थे प्रतिबिंब कैसे बनता है अवतल दर्पण से। तो उसमें ये बताया गया था कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के फोकस पर बनता है। यह आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसके फोकस पर बनता है। यानी कि अगर हम इसको यहाँ से, इसके प्रकाश को यहाँ से इस तरीके से वापस करें, ये वाली किरण तो ऐसे करके वापस चली जाएगी और ये वाली किरण कुछ इस तरह से वापस चली जाएगी और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे यहाँ पर काटेंगे। ओके, तो यहीं पे होगा इसका, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए फोकस F। ओके, डैश 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 डैश, थोड़ा सा इसको और पॉइंट पे इधर हटा लो ना, सही बन जाएगा। थोड़ा सा इधर से मिला के ये डैश 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 इधर, ये क्या है? F। ये क्या? फोकस। ओके, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए फोकस पर, है, बट ऐसा होता नहीं है। क्या करते हैं हम? इसके रास्ते में यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा देते हैं और वो समतल दर्पण इस मुख अक्ष के साथ 45 का कोण बनाते हुए रखा जाता है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक समतल दर्पण लगा देंगे इस तरीके से, इसके साथ 45 का कोण बनाते हुए। एक क्या लगा दिए हमने? एक समतल दर्पण। एक तो था अवतल दर्पण और दूसरा क्या है? समतल। ये कौन सा? अवतल दर्पण। और यहाँ पर ये कौन सा है? समतल दर्पण। जब यहाँ पे हमने दर्पण लगा दिया तो वैसे तो सही मायने में प्रतिबिंब इधर बनना चाहिए था। इसको नाम दे दो, फोकस F बनना है ना, इसको नाम दे दो A और B, या A डैश और B डैश, ऐसे हमने इसको नाम दे दिया। लेकिन भाई यहाँ तो है क्या? यहाँ पर ये बनता है यहाँ पर कि दर्पण के पीछे तो लाइन जाएगी ही नहीं, दर्पण के पीछे किरण थोड़ी ना जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब मतलब इधर बनेगा, आभास कर सकते हैं इस चीज का, बट इधर बनेगा नहीं। जब इधर नहीं बनेगा तो कहाँ जाएगा? ये यहाँ से टकराएगी किरण। ओके, तो इस तरीके से आएगी ऐसे, और यहाँ से टकराएगी तो ये इस तरीके से जाएगी। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका एक प्रतिबिंब बनेगा और ये काटते हुए ऐसे चली जाएंगी। और जाने के बाद इसके नीचे लगा हुआ एक उत्तल लेंस। क्या लगा होगा? उत्तल लेंस। यहाँ पे एक छोटा उत्तल लेंस, छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा हुआ है। ये क्या है? एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस है। प्रकाश की किरण से उत्तल लेंस पे पड़ेगी। थोड़ा सा इस तरीके से इसको थोड़ा सा हटा के बनाना पड़ेगा। इस तरीके से ये उत्तल लेंस होगा और प्रकाश की किरण क्या होंगी? ये इस उत्तल लेंस पे गिरेंगी आके इस तरीके से। अच्छा, इस उत्तल लेंस का काम क्या होता है? यहाँ पर इसके मध्य बिंदु से जाने वाली एक रेखा होती है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसकी मुख्य अक्ष। किसकी? ये उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष हो गई। तो प्रकाश की किरणें जब लेंस पे पड़ती है, लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरण को अपवर्तित करता है। ओके, जब ये अपवर्तित करेगा तो ये किरणें कुछ इस तरह से और इस तरह से झुकेंगी। अब हम क्या करेंगे? इन किरणों को बैक ले जाएंगे, फिर
पीछे की ओर ले जाएंगे। जब पीछे की ओर ले जाएंगे इनको ऐसे डैश 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 करके पीछे की ओर बढ़ाते चले गए, पीछे की ओर जब बढ़ाते हुए चले जाएंगे डैश डैश करके इस तरीके से डैश 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 डैश, और इसको भी बढ़ा दो भी डैश डैश करके ऐसे करके। इसको इन दोनों को हम डैश डैश करके चलाएंगे तो ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं ऐसे इंटरसेप्ट करेंगे, मतलब काटेंगे एक दूसरे को इस तरीके से। ये डैश डैश करके जब इसको बढ़ाया तो इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को कहीं पे न कहीं पे काटा। ये दोनों किरणें जो थी, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये यहाँ से अपवर्तन के पश्चात और इससे परावर्तन के पश्चात चली और यहाँ पे काटा, यहाँ काटा तो इसका एक प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर। ये भाई इसका जो मुख अक्ष होता है वहीं से तो प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इस एक प्रतिबिंब ये बना। इसको हम मान लेते हैं ए बी और इसको कह देते हैं ए डैश और बी डैश। इस वाले प्रतिबिंब कह देते हैं ए डैश और बी डैश। अब ये जो वस्तु यहाँ पर काटा, तो जब यहाँ पर काटा ऐसे काटने के बाद यहाँ से फिर हम इसे एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, तो ये बन जाएगा एक प्रतिबिंब ऐसे करके। इसको कह दिया ए डबल डैश और इसको कह दिया बी डबल डैश। यानी कि हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पे होगी हमारी आई नीचे की ओर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ क्या होगी हमारी आँख। ओके, यहाँ पर जिसपे हम वस्तु को देख सकेंगे ऐसे करके, यहाँ पर क्या होगी हमारी आँख होगी। ये यहाँ से हम क्या करते हैं वस्तु को देख पाएंगे। तो टेलीस्कोप का ये चित्र है, बस ऐसे यही लिखना है। इसमें क्या होता है देखो, इसको परावर्ती क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें परावर्तन हो रहा है और यहाँ पर भी परावर्तन हो रहा है। प्लस अपवर्ती क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन भी हो रहा है। तो परावर्ती अपवर्ती अगर दूरदर्शी का है तो भी ये बनाना है आपको, और केवल परावर्ती दूरदर्शी का है तो भी ये बनाना है आपको। ओके, तो ये तो हो जाता है परावर्ती दूरदर्शी का चित्र। ओके, अब बात करते हैं, यानी कि ये जो वस्तु अनंत पर थी इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, ये बन गया ए डैश और डबल डैश, जो कि हमें आंख से यहाँ पर देखा जाएगा, दिखेगा। ओके, अब बात करते हैं इसकी आवर्धन क्षमता की। तो आवर्धन क्षमता का सिंपल सा सूत्र है, मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है वो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। ये होता है माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई। ओके, ये इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाता है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ आपको ये परावर्ती दूरदर्शी समझ में आ गया होगा। और इसके लिखने के बस सिंपल सा तरीका है, क्या लिखेंगे आप कि परावर्ती दूरदर्शी एक ऐसा दूरदर्शी होता है जिसमें दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब दिखाई देता है। ओके, इसमें क्या होता है, अब इसकी रचना विधि लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे रचना विधि में कि इसमें एक M1 दर्पण होता है, जो जिसके बड़ा दर्पण लेते हैं, बड़े द्वारक का दर्पण लेते हैं M1, जो दूर स्थित वस्तु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात जाती हैं। इन किरणें जब परावर्तन के पश्चात जाती हैं तो इनके रास्ते में एक समतल दर्पण लगा देते हैं मुख अक्ष के साथ 45 का कोण बनाते हुए। फिर उस दर्पण से इनका फिर से परावर्तन होता है। फिर एक नीचे लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस, जहाँ से इन किरणों का अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात एक किरणों को पीछे हटाते हैं, फिर वहां पर हमें एक बड़ा प्रतिबिंब दिखाई मिलता है। इस तरीके से हमें दूर स्थित वस्तु का बड़ा और इसका चमकीला प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये कौन था आपका, कौन सा एक परावर्ती दूरदर्शी, बहुत पूछा जाता है। वैसे इसकी हर किसी ने अलग अलग परिभाषा आपको बताई होगी, किताब में बहुत बड़ी लिखी होगी, लेकिन अगर आप चित्र को ठीक से समझ के और इसकी छोटी सी भी परिभाषा लिख के आते हैं, तो जितनी मैंने बताई आप इसकी इतनी परिभाषा लिख के आते हैं तो आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे और अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तीनों काम करें। बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, बाय फ्रेंड्स।